2026 बोर्ड परीक्षा में हमें इंग्लिश में 100 में 90 प्लस लेकर आना है, लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले इंग्लिश के 100% फिक्स टॉपिक को पढ़ के जाना है। सही सुना आपने। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 इंग्लिश के उस 100% फिक्स टॉपिक को पढ़ेंगे ना, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है। आप किसी भी इंग्लिश के टीचर से जाकर पूछ लेना भैया, जो सेंट्रल आइडिया आपके बोर्ड एग्जाम में आता है ना, ये इंग्लिश का इकलौता 100% फिक्स टॉपिक है। तो ये समझ लो ना कि आज आपका इंग्लिश में 4 नंबर हम बिल्कुल कंप्लीट करवाने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 इंग्लिश 2026 के टॉप 3, यानी कि 3 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया को ना, जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिकॉर्ड बोल रहा है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लो, जो 3 सेंट्रल आइडिया मैं आपको बताने वाला हूं, यही बार बार रिपीट होते हैं। तो आज कर लो बच्चों 4 नंबर पक्का। मैं आपको पूरा हिंदी मीनिंग के साथ बताने वाला हूं। जिस बच्चे को इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता ना, वो भी बहुत आसानी से समझ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम 3 सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे, और 3 ऐसे सेंट्रल आइडिया ना जो इंग्लिश में भौकाल मचाए हैं भैया। सबसे पहले पढ़ेंगे माई मदर एट 66, दूसरा है कीपिंग क्वाइट, तीसरा है ये थिंग ऑफ ब्यूटी। आप इंग्लिश का 2025, 24, 23, 22 कोई भी पेपर उठाकर देख लो, यही 3 सेंट्रल आइडिया बार बार आते हैं। तीनों सेंट्रल आइडिया दे दिए जाते हैं, 2-2 सेंट्रल आइडिया दिए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक एक को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, विथ हिंदी मीनिंग, विथ ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूं। तो बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली में ऐड हो जाना। बाकी आपको मिलेगा डेली इंपॉर्टेंट वीडियो रोजाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया। सेंट्रल आइडिया का मतलब क्या होता है? देखो, ये पोएट्री का टॉपिक है, 4 नंबर का आता है। सेंट्रल आइडिया का मतलब जैसे माई मदर एट 66 चैप्टर है हमारे पोएट्री में, इसका मेन पॉइंट क्या है, इस चैप्टर में कहा क्या गया है, उसका मेन पॉइंट आपको लिखना होता है सेंट्रल आइडिया में। सेंट्रल आइडिया का मतलब ही होता है केंद्रीय विचार। ठीक है, देखो अब इसको हम पढ़ते हैं। यही इतना आप लिखकर आ जाओगे, स्क्रीनशॉट पहले ही ले लो, आपका 4 नंबर फिक्स है। देखो, दो यद्यपि एगेइंग, एगेइंग का मतलब होता है उम्र का बढ़ना, इज ये नेचुरल प्रोसेस, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। एट फिर भी, द फियर ऑफ सेपरेशन, यानी कि बिछड़ने का डर, फ्रॉम योर लव्ड, अपने प्रिय, एंड नियर वंस, और अपने प्रियजनों से, इज वेरी पेनफुल, बहुत दर्दनाक होता है। यद्यपि उम्र का बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। भाई अगर आप आज 18 साल के हो, 3-4 साल बाद आप भी 22-23 के हो जाओगे। ठीक है, तो उम्र का बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, फिर भी अपनों और अपनों से बिछड़ने का जो डर होता है ना, बहुत दर्दनाक होता है। जैसे एक लड़की का एग्जांपल ले लो, माई मदर एट 66 जो है ना, मेरी 66 साल की मां। एक लड़की जब अपने मां को छोड़कर अपने मायके से ससुराल जाती है, तो उस दर्द की भावना को इसमें बताया गया है। ठीक है, हमारी लेखिका जो है कमला दास जी, वो भी इसी को बता रही हैं। आगे देखो, द पोएम, ये कविता टॉक्स बताती है अबाउट के बारे में, द फीलिंग, भावना, ऑफ लोनलीनेस, यानी कि अकेलेपन की, दैट जो एज्ड पीपल, यानी कि वृद्ध लोग एक्सपीरियंस, अनुभव करते हैं। मतलब ये कविता हमें उस अकेलेपन की भावना को बताती है जो वृद्ध लोग अनुभव करते हैं। जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं भाई ना, जिनके बच्चे जो हैं, जिनकी बेटी जो है उनको छोड़ के चली जाती है, तो वो जो अनुभव करते हैं उस भावना को बताती है। एंड और देखो, एंड और द फीलिंग, उस भावना को भी बताती है, आप गिल्ट, आपराधिक भावना को, हुईच जो डियर ऑफ स्प्रिंग, उनकी संतानें एक्सपीरियंस, अनुभव करती हैं, फॉर नॉट बीइंग, ना होने पर, एबल, समर्थ, टू बी, उनके साथ, इन देयर पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ, इन देयर ओल्ड एज, यानी कि उनके वृद्धा अवस्था में। और ये कविता उस आपराधिक भावना को भी बताती है जो उनके बच्चे अपने माता पिता के वृद्ध अवस्था में उनके साथ ना होने पर
अनुभव करते हैं। जैसे आप भी देख लो, जो मम्मी पापा है ना, एक लड़की जो है वो जैसे ही बड़ी होती है उसकी शादी कर दी जाती है, अपने ससुराल चली जाती है, लड़की तो गई। अब लड़के बच्चे, कुछ लड़के जो है कहीं उनको नौकरी मिल गई किसी दूसरे सिटी में, तो वो वहां पे जाकर रहने लगते हैं। तो उस भावना को भी बताती है। जो लड़का नौकरी पाकर शहर में है ना, वो जो भावना अनुभव करता है अपने माता पिता के साथ ना होने पर, उस आपराधिक भावना को भी ये कविता बताती है। द पोएम, ये कविता आल्सो एक्सप्लोर्स, उसका भी पता लगाती है, द फीलिंग, भावना की, आप मेलनचोली यानी कि उदासी की, एंड पेन और दर्द की, यानी कि ये कविता उस उदासी और दर्द की भावना का भी पता लगाती है, दैट जो ये डॉटर, एक लड़की एक्सपीरियंस अनुभव करती है, व्हाइल, जब लिविंग, छोड़ते समय, हर मदर, अपने माता को, ऑल बाई हरसेल्फ, स्वयं, एट ये राइप ओल्ड एज, उनकी वृद्ध अवस्था में। तो ये कविता उस उदासी और दर्द की भावना का भी पता लगाती है जो एक लड़की अपने माता के वृद्ध अवस्था में उसको छोड़ने पर अनुभव करती है। यह कविता उसके बारे में भी बताती है। तो आखिर इस कविता में कहा क्या गया है, इसमें किसका वर्णन किया गया, वही आपको सेंट्रल आइडिया में लिखना होता है। कुछ बच्चे कहेंगे सर जी हमारे बुक में थोड़ा चेंज है। देखो आपके बुक में जो है उसको अगर आपने याद कर लिया है बिल्कुल आप लिख सकते हो। अलग अलग बुक्स में अलग अलग होते हैं लेकिन सही सब होता है। आपको जो भी याद है लिख लो, नहीं याद है तो इसको लिख लेना, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर एक बार मैं फिर से रिवाइज करूंगा, देखो ध्यान से। दो अगेन इज ए नेचुरल प्रोसेस एट द फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम योर लव्ड एंड नियर वंस इज वेरी पेनफुल। यद्यपि उम्र का बढ़ना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, फिर भी अपनों और अपने प्रियजनों से बिछड़ने का डर बहुत दर्दनाक होता है। द पोएम टॉक्स अबाउट द फीलिंग ऑफ लोनलीनेस दैट एज्ड पीपल एक्सपीरियंस एंड द फीलिंग ऑफ गिल्ट व्हिच देयर ऑफस्प्रिंग एक्सपीरियंस फॉर नॉट बीइंग एबल टू बी विथ देयर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज। यानी कि यह कविता हमें उस अकेलेपन की भावना को बताती है जो वृद्ध लोग अनुभव करते हैं, और उस आपराधिक भावना को भी बताती है जो उनकी संतानें अपने माता पिता के वृद्ध अवस्था में उनके साथ ना होने पर अनुभव करते हैं। द पोएम आल्सो एक्सप्लोर्स द फीलिंग ऑफ मेलनचोली एंड पेन। यह कविता हमें उस उदासी और दर्द की भावना को भी बताती है दैट अ डॉटर एक्सपीरियंस व्हाइल लिविंग हर मदर ऑल बाय हरसेल्फ एट ए राइप ओल्ड एज। जो एक लड़की अपने माता के वृद्धावस्था में उनको छोड़ने पर, उनको छोड़ के जाने पर अनुभव करती है, यह कविता हमें उसके बारे में भी बताती है। बस हो गया, फटाफट स्क्रीनशॉट लो। फर्स्ट वाला हमारा सेंट्रल आइडिया हो चुका है। अब इससे आसान बच्चों कोई नहीं बताएगा, सेकंड पे चलते हैं। सेकंड है कीपिंग क्वाइट, शांत रहो। आप मेहनत इतनी खामोशी से करो ना कि सफलता शोर मचा दे। किसी को बताओ मत भाई, ये दुनिया सुनना कम देखना ज्यादा पसंद करती है। अगर आप चिल्लाओगे ना मैं इस बार बोर्ड एग्जाम में टॉपर बनूंगा, मैं 95% लाऊंगा, कोई नहीं मानेगा, कहेगा पागल है। लेकिन जिस दिन करके दिखा दिया ना, वही लोग आएंगे पूछेंगे आपने कैसे किया, कैसे पढ़ाई करते थे। तो दुनिया जो है ना देखना पसंद करती है, सुनना नहीं। तो देखो कीपिंग क्वाइट को देख लो भैया, सिंपल सा है। इन कीपिंग क्वाइट में द पोएट कभी डिमांड्स मांग करता है द नेसेसिटी आवश्यकता का, आप क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन यानी कि आत्म क्वाइट शांत आत्मनिरीक्षण, ठीक है। मतलब कीपिंग क्वाइट कविता में कभी शांत आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता की मांग करता है। मैन सेक्शन मनुष्य का कार्य, हिज रस उसकी जल्दबाजी, एंड हरी और उसकी हड़बड़ी, हैव ऑलरेडी उसने पहले से ही कॉज्ड पैदा कर दिया, मच चाउज यानी कि अराजकता, एंड ट्रबल और परेशानी इन द वर्ल्ड संसार में। यानी कि मनुष्य का कार्य, उसकी जल्दबाजी और उसकी हड़बड़ी ने पहले से ही संसार में अराजकता और परेशानी पैदा कर दी है। कोई भी काम करो ना जल्दबाजी में मत करो, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। अपने हिसाब से स्लोली करो जैसा आपको लगे। अब इतना स्लो भी नहीं भैया, ठीक है। आगे देखो, नाउ अब इट इज द टाइम, वो समय आ चुका है, व्हेन ही शुड टेक अ पास, जब उसे विराम लेना चाहिए। ही शुड डू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, उसे आत्म निरीक्षण करना चाहिए। स्टिलनेस डज नॉट मीन टोटल इनएक्टिविटी, मतलब स्टिलनेस स्थिरता का मतलब डज नॉट मीन्स, इसका मतलब टोटल इनएक्टिविटी पूर्ण निष्क्रियता नहीं है। मतलब स्थिरता का मतलब पूर्ण निष्क्रियता नहीं है। ये मत सोचो कि आपके क्लास में जो सबसे शांत बच्चा है
वो पढ़ने में तेज नहीं है या बेकार है, हो सकता हो उसके अंदर समुद्र के समान गंभीरता हो, वो दिखा नहीं रहा हो, लेकिन जिस दिन रिजल्ट आएगा ना सबसे आगे नंबर आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। आगे देखो, स्टिलनेस, स्थिरता एंड साइलेंस, और साइलेंस विल हेल्प, वो सहायता करती है मैन, आदमियों का, इन क्रिएटिंग, उत्पन्न करने में ये फीलिंग, एक भावना ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, आपसी समझ की, अमॉन्ग ह्यूमन बींग्स, यानी कि मनुष्यों में। ठीक है, यानी कि स्थिरता और साइलेंस, ठीक है, ये मनुष्यों के बीच आपसी समझ की भावना को पैदा करने में मनुष्यों की मदद करती हैं। तो चलो एक बार फिर से हम इसको देखते हैं। इन कीपिंग क्वाइट में द पोएट डिमांड्स द नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि कभी शांत आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता पर बल देता है या मांग करता है। मैन सेक्शन हिज रश एंड हरी हैव ऑलरेडी कॉज मच चाउज एंड ट्रबल इन द वर्ल्ड, यानी कि मनुष्य का कार्य, उसकी जल्दबाजी और उसकी हड़बड़ी ने पहले से ही संसार में अराजकता और परेशानी पैदा कर दी है। नाउ इट इज द टाइम व्हेन ही शुड टेक अ पॉज, अब वो समय आ चुका है जब उसे विराम लेना चाहिए। ही शुड डू सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, उसे आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। स्टिलनेस डज नॉट मीन टोटल इनएक्टिविटी, स्थिरता का मतलब पूर्ण निष्क्रियता नहीं है। स्टिलनेस एंड साइलेंस विल हेल्प मैन इन क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि स्थिरता और शांति ये मनुष्यों के बीच आपसी समझ की भावना को पैदा करने में मदद करता है, मदद करेगा। बस हो गया, स्क्रीनशॉट लो। फिर अपना तीसरा सेंट्रल आइडिया देखेंगे, लास्ट वाला। ये है बच्चों ए थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी कि सौंदर्य की एक चीज। अगर आप किसी भी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट्स को देखते हो, कोई भी सुंदर चीज आप देखते हो ना, आपको बहुत अच्छी लगती है, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे अपना वातावरण हो अच्छा सा कोई, चाहे कुछ भी हो, सुंदर चीज जो होते हैं ना वो व्यक्तियों को आकर्षित करते हैं। लेकिन ये सुंदरता हमेशा नहीं रहती है। कोई भी व्यक्ति अगर सुंदर है, किसी के अंदर अगर ज्यादा गुण है, कोई व्यक्ति बहुत आगे है, भाई उसको कभी भी घमंड या अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो सुंदरता है ना कभी तो छीड़ हो जाएगी। ठीक है, देखो ए थिंग ऑफ ब्यूटी, यानी कि सौंदर्य की एक चीज। देखो इसका सेंट्रल आइडिया, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम लाइज निहित है इन द वेरी ओपनिंग लाइन, यानी कि स्टार्टिंग के लाइन में आप द पोएम के ए थिंग ऑफ ब्यूटी में, यानी कि ए थिंग ऑफ ब्यूटी का जो सेंट्रल आइडिया है ना वो उसके ओपनिंग लाइन यानी कि स्टार्टिंग के लाइन में ही निहित है। मतलब हमारे टाइटल में ही हमें पता चल गया कि इसका सेंट्रल आइडिया है क्या, ए थिंग ऑफ ब्यूटी, सौंदर्य की एक चीज। देखो एनी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट, कोई भी सुंदर वस्तु ऑलवेज हमेशा ट्रिजर्ड, संजो कर रखी जाती है इन आवर माइंड, हमारे मस्तिष्क में, बिकॉज क्योंकि इट प्रोवाइड्स, ये प्रदान करता है अस हमें इटर्नल, शाश्वत एंड एवरलास्टिंग और चिरस्थायी जॉय, आनंद। यानी कोई भी सुंदर चीज, एनी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ट्रिजर्ड इन आवर माइंड, कोई भी सुंदर चीज हमारे दिमाग में संजो कर रखी जाती है, बिकॉज क्योंकि इट प्रोवाइड्स अस इटर्नल एंड एवरलास्टिंग जॉय, ये हमें शाश्वत और चिरस्थायी आनंद प्रदान करता है। आगे देखो, द हैप्पीनेस, जो खुशी है, दैट एनीथिंग, कोई भी ब्यूटीफुल प्रोवाइड्स, कोई भी सुंदर वस्तु हमें प्रदान करती है, वो खुशी जो हमें कोई भी सुंदर वस्तु प्रदान करती है, नेवर फेड इनटू नथिंगनेस, वो कभी भी शून्य नहीं होती, बट लेकिन मल्टीपल मैनीफोल्ड, वो कई गुना बढ़ जाती है, व्हेनेवर, जब कभी भी, इट रिटर्न्स टू आवर माइंड, वो हमारे दिमाग में आती है। तो वो खुशी, द हैप्पीनेस दैट एनीथिंग ब्यूटीफुल प्रोवाइड्स, वो खुशी जो हमें कोई भी सुंदर वस्तु प्रदान करती है, नेवर फेड इनटू नथिंगनेस, वो कभी भी शून्य नहीं होती, बट मल्टीपल मैनीफोल्ड व्हेनेवर इट रिटर्न्स टू आवर माइंड, बल्कि जब भी वो हमारे दिमाग में वापस आती है कई गुना बढ़ जाती है। आगे देखो, ब्यूटी इन व्हाट एवर फॉर्म इट में बी फाउंड, यानी कि सुंदरता वो किसी भी रूप में पाई जाए, इज एन इटर्नल जॉय टू ह्यूमंस, वो मनुष्यों के लिए एक शाश्वत आनंद है। ठीक है, आगे देखो, बिकॉज क्योंकि इट ऑफर्स, ये प्रदान करता है ह्यूमंस, मनुष्यों को, द कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी, यानी कि निरंतर अवसर, टू रिफ्लेक्ट, आकर्षित होने के लिए, ऑन दैट ब्यूटी, उस सौंदर्य पर, क्योंकि ये जो है मनुष्यों को उस सुंदरता पर आकर्षित होने के लिए निरंतर अवसर प्रदान करता है, व्हिच, जो स्टैंड्स इन सच स्टार्क कांस्टेंट, जो बिल्कुल विपरीत है, टू द डिजेक्शन, निराशा के, मोनोटोमी, नीरसता के, एंड अगलीनेस, और कुरूपता के, ऑफ आवर एवरीडे लाइफ, हमारे दैनिक
जीवन में। ठीक है, तो यहां पे कहा जा रहा है, यहां से हम देखते हैं लाइन, तब समझ में आएगा। ब्यूटी इन व्हाट एवर फॉर्म इट मे बी फाउंड, यानी कि सुंदरता किसी भी रूप में पाई जाए, इज एन इटर्नल जॉय टू ह्यूमंस, वो मनुष्यों के लिए एक शाश्वत आनंद है। बिकॉज इट ऑफर्स ह्यूमंस द कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन दैट ब्यूटी, क्योंकि ये मनुष्यों को उस सुंदरता को आकर्षित करने के लिए एक निरंतर अवसर प्रदान करता है। व्हिच स्टार्क्स इन सच स्टार कॉन्स्टेंट टू द डिजेक्शन, मोनोटोमी एंड अगलीनेस ऑफ आवर एवरीडे लाइफ, जो हमारे दैनिक जीवन के निराशा, नीरसता और कुरूपता के बिल्कुल विपरीत है। बस हो गया। लेकिन मैं एक चीज फिर से क्लियर कर देना चाहता हूं, अगर आपको कोई दूसरे बुक का कोई दूसरा सेंट्रल आइडिया याद है, यू कैन राइट, आप बहुत आसानी से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सारे बुक्स में सही है। ठीक है, एक बार इसको रिवाइज करते हैं फिर से, फिर हमारा काम खत्म। देखो, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम लाइज इन द वेरी ओपनिंग लाइन ऑफ द पोएम एथिंगा ब्यूटी, यानी कि एथिंगा ब्यूटी चैप्टर का सेंट्रल आइडिया इसके ओपनिंग लाइन में ही निहित है। एनी ब्यूटीफुल ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ट्रिजल्ड इन आवर माइंड बिकॉज इट प्रोवाइड्स अस इटर्नल एंड एवरलास्टिंग जॉय, कोई भी सुंदर वस्तु हमारे दिमाग में संजो कर रखी जाती है क्योंकि यह हमें शाश्वत और चिरस्थायी आनंद प्रदान करता है। द हैप्पीनेस दैट एनीथिंग ब्यूटीफुल प्रोवाइड्स, वो खुशी जो कोई सुंदर वस्तु हमें प्रदान करती है, नेवर फेड इनटू नथिंगनेस, वो कभी शून्य नहीं होती, बट मल्टीपल मैनीफोल्ड व्हेनेवर इट रिटर्न्स टू आवर माइंड, लेकिन जब भी वो हमारे दिमाग में वापस आती है कई गुना बढ़ जाती है। ब्यूटी इन व्हाट एवर फॉर्म इट मे बी फाउंड, सुंदरता चाहे वो किसी भी रूप में पाई जाए, इज एन इटर्नल जॉय टू ह्यूमंस, वो मनुष्यों के लिए शाश्वत आनंद है। बिकॉज इट ऑफर्स ह्यूमंस द कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी टू रिफ्लेक्ट ऑन दैट ब्यूटी, क्योंकि ये मनुष्यों को उस सुंदरता पर चिंतन करने का निरंतर अवसर प्रदान करती है। which stands in such stark contrast to the dejection, monotony and ugliness of our everyday lives, क्योंकि ये हमारे जीवन की, हमारे दैनिक जीवन की निराशा, निरसता, कुरूपता के बिल्कुल विपरीत है। बस हो गया। यही थे आपके क्लास 12 इंग्लिश के टॉप 3, यानी कि 3 सबसे इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया। गारंटी है भाई, स्टाम्प पेपर पर मैं लिख दूंगा कि अगर ये 3 सेंट्रल आइडिया पढ़कर चले गए ना भाई, 5 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लो, मैं नहीं बोल रहा, ये कौन बोल रहा है, रिकॉर्ड बोल रहा है। बाकी वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।